हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग नेक्स्ट जनरेशन। कैसे हो आप सब? पता है बहुत टाइम से वेट चल रहा है हमारे पॉडकास्ट का। लगातार हम अपडेट भी कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर लविंग दीज। अब हमने अपने पॉडकास्ट के नाम को अपग्रेड कर दिया है। अभी तक इसका नाम नर्सिस शो था, द नर्सिस शो। अब हमने इसको नया नाम दिया है जो है वाई आर मेडकास्ट। अब इसमें सिर्फ नर्सेज ही नहीं, हमारा पूरा डॉक्टर्स, मेडिकल और पैरामेडिक स्टाफ सबके इंटरव्यू होंगे, सबके साथ पॉडकास्ट होगा। तो लगातार हमें देखते रहिए, स्टे ट्यून। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें सदा इंतजार रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने नए पॉडकास्ट के साथ। ट्विस्ट है जो है, आज मैं किसी एक न्यू मेंबर को लेके आई हूँ। मेरे को कहीं ना कहीं आपकी तरफ से मैसेजेस आ रहे थे, फील हो रहा था कि आप लोगों को सिर्फ नर्सिंग ही नहीं, कोई एक जनरल मेंबर चाहिए पब्लिक से। तो आज मैं लेके आई हूँ मिस्टर भूपेंद्र यादव को, जो कि एक जनरल पब्लिक की तरफ से कमेंट करेंगे और पूछेंगे, और क्वेश्चनिंग रहेगी नर्सिंग पार्ट को लेके। वो सिर्फ सामने वाले से नहीं, मेरे से भी इवन हर टॉपिक पे साथ साथ पूछेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे। तो अब इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वेलकम Mr. Bhupendra also to our channel. Now today's podcast will be with Mr. Nitin. So welcome Mr. Nitin, एक नर्सिंग ऑफिसर जो आज हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आए हैं, और वो प्रॉब्लम्स जो ये फेस करते हैं और बाकी सब भी, लेकिन कोई उनका खुलासा नहीं करते कि एक्चुअल में होता क्या है हमारे साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। माई सेल्फ नितिन, करंटली वर्किंग इन उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस and recently cleared DSSB examination on my first attempt। तो मेरा आज यहाँ आने का मेन मोटिव है कि आम जनता के लिए मैं किस तरह से अपने व्यूज़ या अपनी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ रिगार्डिंग नर्सिंग फील्ड, और नर्सिंग फील्ड को किस तरह से मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ। मैं उसके लिए काम करने के लिए आज योगिता मैम के साथ यहाँ पे आया हूँ। थैंक यू नितिन। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने कौन से ईयर में अपनी एजुकेशन ली और कैसे आप नर्सिंग के अंदर आए? मैम 2016 में मैंने एंट्री ली थी नर्सिंग करियर की, और वो भी ऐसे ही नहीं थे कि बस चलो और बीएससी नर्सिंग कर लो। मतलब काफ़ी लोगों ने ये बोला था कि पहले नीट दो, बट नीट के लिए ये था कि मेरी तैयारी नहीं थी नीट की। 11th-12th में था मेरे पास बायो, बट स्टिल मेरी कोई तैयारी नहीं थी रिगार्डिंग नीट। तो लास्ट ऑप्शन जो काफ़ी लोगों ने बोला कि बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हो, और उस टाइम पे पीक पे चल रहा था। मेरे करने से 2 साल पहले इतना नहीं था, बट मेल नर्सिंग 2016 से तो पीक पे था कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के ज्वाइन कर रहे हैं। और 2016 में मैंने ज्वाइन करके 20 में पास आउट किया। पास आउट करने के बाद भी मेरे सामने कई अपॉर्चुनिटीज़ थी कि मैं गवर्नमेंट के लिए तैयारी करूं या मैं प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करूं। मतलब पेरेंट्स की तरफ से कोई ऐसा प्रेशराइज नहीं था कि तुझे नौकरी करनी है, कमाना है। नहीं, उन्होंने बोला लाइब्रेरी जाओ, पढ़ाई करो, और कोई कोचिंग लेनी है तो वो भी लो। तो आपने नीट के लिए 1 ईयर ब्रेक करने का नहीं सोचा कि मैं गैप करके और अपना नीट का एग्जाम दूं? जी मैम, मिडिल क्लास आदमी अगर अपने परिवार को इस चीज़ में सफ़र करवा के रखे कि मैं नीट की तैयारी करता रहूं, अगर एक बार नहीं हुआ, मैं तो ऑब्वियसली बोलूँगा कि मैं अगले साल भी करूँ। तो मेरे तो 2-3 साल ऐसे ही चले जाते हैं। मैं उसके लिए अपने पेरेंट्स को क्यों सफ़र करवाऊँ। ओके, तो मतलब इनका ये था कि टाइम वेस्टेज ना करते हुए आप अपनी आगे पढ़ाई करो। बिल्कुल। ठीक है, मैंने सुना आपने एमएचए भी कर रखा है, तो हाँ। उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। मेरा ये था कि नर्सिंग ऑफिसर की तो मैं वैकेंसी कभी ना कभी ज़रूर लूँगा गवर्नमेंट सेक्टर में, बट एमएससी नर्सिंग करने का कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहता है रिगार्डिंग दिस नर्सिंग सेक्टर। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर हो, वेल एंड गुड, आपकी पे रहेगी, 6 घंटे की नौकरी है, अच्छे ऑफ हैं। तो मेरे को एमएससी नर्सिंग की तरफ नहीं जाना था। तो पापा ने बोला कि मास्टर्स तो फिर भी करनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने साइड बाय साइड मास्टर्स इन हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन किया। कहाँ से किया कुछ? ये जयपुर से था, सुरेश ज्ञान बिहार यूनिवर्सिटी। ओके, मतलब आपने रेगुलर किया है? रेगुलर नहीं था, बट मतलब एग्जाम देने के लिए। ठीक है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस मेरे ख्याल से सिर्फ इग्नू ने स्टार्ट किया है और रिसेंटली स्टार्ट किया है, उसकी भी डिटेल्स अभी क्लेरिफाई नहीं है। एमएचए भी मैंने साइड बाय साइड अपनी जॉब के साथ किया है, वर्किंग इन प्राइवेट फील्ड। तो आप दोनों लोगों को यही सीख देना चाहते हैं कि आप कॉरेस्पॉन्डेंस से भी कर सकते हैं। आप कोरेस्पोंडेंस काफी कोर्सेज कर सकते हैं, बट नर्सिंग आप कोरेस्पोंडेंस वो नहीं हो मत करो। सकती। इस चीज के लिए मैं काफी लोगों को गाइड करता हूँ
ये जो पंजाब से कर लेते हैं या और दूसरी स्टेट से, ग्वालियर साइड से कर लेते हैं, वो फिर उसी तरह से अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को परफॉर्म करते हैं। जिनकी थ्योरेटिकल अच्छी नहीं होगी वो अपनी उस साइड को भी खराब करते हैं। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये एक किसी की जिंदगी के सवाल। हाँ, हम बीइंग अ हेल्थ केयर वर्कर, हेल्थ केयर में भी बिल्कुल हम पेशेंट केयर के लिए कंसर्न्ड है। हमारी 1 ml की डोज पेशेंट को ऊपर पहुंचा सकती है और वही 1 ml गलत चली जाए तो सब खराब हो सकता है। इसीलिए ये कोरस्पोंडेंस तो ना होते हुए, हाँ, तो जो लोग कहते हैं कि नर्सिंग कंपाउंडर्स के लिए है, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, कंपाउंडर पेशेंट को मारेगा। हाँ, हमें पढ़ा लिखा के भेजा जाता है, तो उस चीज की थोड़ी रिस्पेक्ट करना। जो 4 साल की डिग्री ऐसे ही नहीं करवाई जाती, एटलीस्ट उसमें आपकी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज होती है। तो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल से नहीं काम बनता और ना सिर्फ प्रैक्टिकल से काम बनता। कहीं आप ये सोचो कि मैं 4 साल जो है या 3 साल किसी प्राइवेट सेक्टर में या कोई छोटे मोटे क्लिनिक में काम करके प्रैक्टिस करके सीख लूं और साइड बाय साइड कहीं मतलब आउटसोर्स कहीं भी प्राइवेट कॉलेज से अपनी नर्सिंग कर लूं, तो उसके बाद आप वेल गुड सेटल्ड और गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, वो पॉसिबल ना के बराबर है। और लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे कि जब आपने नर्सिंग कोर्स ज्वाइन किया उस समय आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, आपके फ्रेंड सर्कल का क्या रिएक्शन था? आपकी उन्होंने टांग खींची होगी, जो हमारे देसी कहावत में है कि भाई सिस्टर तो इससे एक बार। आपको फेस करना पड़ा या नहीं? मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं और लोग भी जानना चाहते हैं ये चीज़ें। एक्चुअली मेरे जो फादर हैं उन्होंने ही बोला था कि बीएससी नर्सिंग के लिए जाओ। उसका भी रीज़न ये था कि फैमिली में कज़न थे, उनका डीएसएस भी क्लियर हो रखा था, तो उन्होंने भी बहुत बोला कि बीएससी नर्सिंग बेस्ट है। तो ये सब होने के बाद घर का तो सपोर्ट हमेशा ही रहा है मेरे लिए, बट जो फ्रेंड सर्कल था उनका ये था, देखो हरियाणा में अगर लड़का बीएससी नर्सिंग कर रहा है तो वो डॉक्टर है। हाँ, नॉट इन हरियाणा, हाँ। राजस्थान और अदर स्टेट्स आल्सो। हाँ, कि हमारा लड़का डॉक्टरी कर रहा है। इवन मेरे फ्रेंड सर्कल आज तक ये कहते हैं कि हमारा भाई डॉक्टर है। वो डॉक्टर इस चीज पे भी मैटर करता है कि मैंने 4 साल क्या पढ़ा बिल्कुल। और उसके बाद मैंने क्या क्लिनिकल एक्सपीरियंस गेन किया। कि मैं किसी की रिपोर्ट, जब मेरे पास रिपोर्ट्स आती हैं, भाई रिपोर्ट पढ़ दे, अल्ट्रासाउंड देख दे, तो मैं देख पाऊँ और पढ़ के उन्हें बता पाऊँ, तो वो तो मुझे डॉक्टर ही बोलेंगे ना। तो बट एग्जैक्टली डॉक्टर ना होते हुए भी एक प्राउड वाली फील थी, प्राउड वाली तो कहीं बहन जी वाली बात नहीं आई कि सिस्टर बन रहे हो? नहीं, ये बहन जी वाली तो बस दिमाग में थी जब मैं हॉस्पिटल जाने लगा कि ये कर क्या रहे हैं। मतलब फर्स्ट ईयर में जब ज्वाइन कर लिया था कॉलेज, उसके बाद जब उन्होंने बोला कि वो आपको साथ के साथ ड्यूटी भी करनी है, वहां जाके देखा कि ये तो यार सुई लगाने हैं, ये तो ड्रिप टंग रही है, बोतल पानी बदलना है। मतलब वहां पे अटेंडेंट भी आके यूं ही बोलते थे पानी बदल दो। वो चीज थोड़ी सी बुरी लगी थी कि पानी बदलने का काम। और ये चीज हमेशा एक स्टिग्मा रहेगा कि डॉक्टर कभी पानी नहीं बदलेगा, उनका काम ही नहीं है, वो फ्लूइड की तरफ जाना ही नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ यही सोचते हैं नर्स विल डू, नर्स विल डू। बट ऐसा कुछ काम नहीं है, आपको पेशेंट केयर करनी है। अगर उस फ्लूइड से उसकी जान बचनी है तो आप भी बदल सकते हैं। हाँ, बर्न पेशेंट्स में सबसे पहले फ्लूइड। हाँ, और बिना फ्लूइड कुछ नहीं। हाइपोग्लाइसीमिया में सबसे पहले D25 नॉट सिर्फ बर्न और हाइपो भी क्यों, हाँ। आप वैसे देख लो, कोई भी पेशेंट अगर इंजरी के साथ आता है, ब्लड लॉस है, तो भी फ्लूइड चाहिएगा, ठीक है, और डिहाइड्रेशन और मैसिव चाहिएगा उसमें तो। बिल्कुल। बट फिर भी अगर डॉक्टर यूं सोच रहा है कि सिर्फ नर्सिंग स्टाफ आके ही करेगा तो वो गलत है। आप पेशेंट केयर में अगर आ गए हो तो वो पेशेंट केयर में डिवोट हो जाओ ना। बिल्कुल। तो नितिन, मेरा एक सवाल और है आपसे कि कभी ऐसे चैलेंजेस भी आए होंगे कि मन में आता होगा कि इसको छोड़ दो, क्या कुछ ऐसा कभी आया आपके मन में? प्राइवेट में थे तब तक? हाँ, जब प्राइवेट में था तभी ये आया था कि ये चीज मेरे लिए नहीं है। मतलब जब इंचार्जेस की ताने और ऑफ ना देना, मतलब सिर्फ मेरे जेन्युइन रीजंस पे भी ऑफ ना मिलना, एक ऐसा पॉइंट था कि मैं परेशान हो गया था कि घर में कोई बीमार है, स्टिल छुट्टी नहीं मिल रही है। तो उस करके मैंने अपनी ज़िंदगी बदलने का डिसीजन लिया था कि मैंने रिज़ाइन किया प्राइवेट सेक्टर, जो कि मैं नहीं करना चाहता था। स्टिल मैंने रिज़ाइन करके और मैं एक किताब लेके एनक्लेक्स, जो कि हाँ सिर्फ एनक्लेक्स लेके बैठा था मैं। 3 महीने के लिए लगातार मैंने एनक्लेक्स पढ़ी है और उसी का नतीजा है जो मैं आज आप सबके साथ भी हूँ। तो आप नोट कर लीजिए, ये बुक का नाम तो चाहिए। नहीं, बुक का नाम डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हाँ, बट अभी तक हमारे जितने पॉडकास्ट हुए मैक्सिमम में सब में हमने पूछा है कि आपने
स्पेशली आपने कहाँ से प्रिपरेशन की? तो नितिन की तो आ गई है कि इन्होंने एनक्लेक्स पढ़ी है। और सेल्फ स्टडी मैटर करती है। आप किसी भी कोचिंग प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, आपकी सेल्फ स्टडी मैटर करेगी। आपने अपने नोट्स बनाए थे? नहीं, मैं आज तक नोट्स नहीं बनाए मैंने। शर्म आई है? नहीं, क्योंकि किताब आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई बैचमेट आपसे पूछे यार नोट्स अपने दे दे, तो क्या बोले? मैंने एनक्लेक्स को ही एक नोट्स की तरह डिवाइड कर रखा है। पूरी बुक को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है और वो हर तरफ से हाईलाइटेड है। तो Okay. वही किताब मेरी नोट्स की तरह है। जब भी मेरे को दोबारा भी पढ़ना पड़े, वैसे तो मैं पढ़ूंगा नहीं, अब ड्रीम जॉब मिल गई है। नहीं देखो, पढ़ना तो कंटिन्यूटी है, हाँ वो एक पार्ट है, क्योंकि डीएनसी रिन्यूअल के लिए भी आपको 150 घंटा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो बट रिगार्डिंग इसके लिए नहीं पढ़ूंगा, अब दूसरी फील्ड में जाने की। एनक्लेक्स पढ़ूंगा, नहीं बाकी कुछ और पढ़ लूंगा। मैंने आपका सोशल मीडिया देखा, जैसे आप इस फील्ड में आए हो, उसके दौरान मैंने एक चीज़ देखी कि आप एक जाट फैमिली से, और जाट फैमिली एक ही, देखो मैं किसी कास्ट के रिगार्डिंग नहीं कर रहा, लेकिन हमारे हरियाणा में सोच बनी हुई है कि भाई लड़का पुलिस ऑफिसर बनेगा, सेना में जाएगा, हाँ हाँ, या यूपीएससी करेगा, या बड़ा डॉक्टर बनेगा, या अपना बिजनेस करेगा। तो ये इस फील्ड में आने के बाद जो रिलेटिव्स के जो व्यूज है। व्यूज थे वो कैसे थे, और आपको उनसे कुछ सीखने को मिला, या उन्होंने पुशअप किया या डाउन थोड़ा सा? तो ये चीज़ें मैं लोगों के साथ भी चाहता हूँ कि वो कल को वो भी कुछ करें तो फेस करें, तो उससे पहले आप प्रिपेयर हो जाए। बिल्कुल सही बात है। बट मैं कहता हूँ, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है नर्सिंग में भी जाके, तो आपके रिलेटिव्स अगर आपसे कभी मिलते हैं या उनको किसी तरह भी काम आता है, वो कभी भी ऐसे बोल ही नहीं सकते कि नर्सिंग फील्ड गलत है। इवन मेरे रिलेटिव्स ने मेरे को देख के अपने बच्चों की नर्सिंग करवाई है। दैट्स द गुड पॉइंट। तो मैं देखता हूँ कि जब मतलब मेरे ही छोटे भाई कह लो, तो कजन है, हाँ। तो वो भी नर्सिंग में है, तो मेरे को अच्छा लगता है कि अब उनकी भी बारी है। ये सब जो जो Go चीजें through होने फेजेस की। मैंने झेले हैं, अब वो झेलते हुए वो भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे एक दिन। तो उस चीज की मेरे अंदर थोड़ी वो है। मतलब उनके पेरेंट्स भी आज भी ये कहते हैं कि अपने भाई से पूछो, भाई से Okay. पूछा करो जो भी डाउट्स वगैरह हो। अच्छा एक चीज बताओ, जो हमारा नाम स्टाफ नर्स से नर्सिंग ऑफिसर में डाला गया, तो उसके बारे में आपके क्या व्यूज है? मैडम, डिसीजन और ज्यादा ऊपर जाने का इसी फील्ड में वो तभी हुआ कि नर्सिंग ऑफिसर नाम हो गया। नहीं तो ये स्टाफ नर्स वाले ग्रेड पे तो मैं काम भी नहीं कर पाता। अच्छा, ठीक है, मतलब मेरे को स्टिग्मा कोई लगता स्टाफ है। नर्स बोले तो थोड़ा तो अजीब लगेगा कि नर्स, किसी की भी मेंटेलिटी हुई ऐसा ही आएगा कि वो फीमेल नर्स है। फीमेल ही। इसमें ऑफिसर लग गया है। हाँ, अब नर्सिंग ऑफिसर लग गया है, तो इट कैन बी कोड लाइक कि जैसे मेडिकल ऑफिसर है वैसे नर्सिंग ऑफिसर है। काम उनका पेशेंट केयर का ही है। उससे ज्यादा ना आप ज्यादा सोचो कि नर्स है सुई लगाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कभी ऐसा कोई भावुक पल आया है कि पेशेंट आपके सामने आया हुआ और आपको दया आ रही हो, या कुछ ऐसा हो कि वो आप कर नहीं पा रहे हो लेकिन आप करना चाह रहे हो, किसी की हेल्प के रूप में, या कुछ भी, एनीथिंग, देखो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस? आप प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करो, आपको ऐसा डेली फील होगा। आपको उनके लिए फील होगा कि यार कितने मजबूर हैं। हाई चार्जेस पे किए जाते हैं, हॉस्पिटल की ही ड्रग्स लिए जाने। अगर हॉस्पिटल की फार्मेसी से आप ड्रग्स को और बाहर से कंपेयर करेंगे, दिन रात का अंतर है। मेरे को ये काफी मन में आता था कि इनकी दवाइयाँ काश बाहर से करवा पाऊँ। तो मैं डॉक्टर से भी बात करता था, जो उनके अटेंडिंग डॉक्टर, कि इनका नहीं है इतना बजट, तो वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात करके उनके लिए प्रोवाइड भी करवा देते थे कि बाहर से आके ले लें। तो ये भी मेरे को थोड़ा अच्छा लगता था कि किसी की हेल्प हुई है मेरी तरफ से। मन को अंदर से संतुष्टि मिलती हाँ। होगी उस समय। उस संतुष्टि और उन्हीं जो दुआ, लोगों उनकी की दुआएं blessings। हैं, हाँ, वो आज काम आ रही है। बिल्कुल। तभी डीएसएसबी के लिए बैठे हैं। वेटिंग फॉर ज्वाइनिंग, तो जो डीएसएसबी के वेटिंग है उनमें से एक ये भी है। तो गाइस, इनको आने वाले टाइम में अगर कहीं पोस्टेड होंगे, किसी को हेल्प चाहिए हो तो ज़रूर लेना। इनका इंस्टाग्राम लिंक भी हम जरूर डिस्क्रिप्शन शेयर में करेंगे, मेंशन डालेंगे। डिस्क्रिप्शन में। और एक चीज़ और नितिन, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कभी कभार ऐसा ही हालात हो जाते हैं कि रिश्तेदार फ़ोन करके कहते हैं कि भाई हमें उस हॉस्पिटल में जानकार चाहिए, ऐसा चाहिए। ऐसा भी कभी आया है कि कोरोना टाइम में तो आप थे, तो उस समय आपने क्या फेस किया? सिलेंडर्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए, और क्या नाम है, बेड के लिए भी, दवाइयों के लिए भी। उस समय तो वहाँ ऐसी मारामारी थी कि लोग घरों पे भी, मतलब 1 लाख 2 लाख जो ऑफर करना चाहते थे, ऐसा कुछ आपके आगे भी आया कि आपने भी फेस किया? इतना ज्यादा फेस किया है कि मतलब हमने तो अपने ये तो ये क्वेश्चन तो मेरा दोनों से ही है। फैमिली का भी मेंबर हमने खोया है इसी वजह से Okay. कि
बेड की अवेलेबिलिटी ना होना, मतलब हाई चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं। बोले कि 1 लाख रुपए सिर्फ बेड का चार्ज रहेगा आपका, वन टाइम पेमेंट, कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा आपको। ये हॉस्पिटल्स की जो मारामारी चल रही थी, उसमें फैमिली का मेंबर जाना मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा दुख है Tragedy. कि मेडिकल फील्ड में होते हुए मैं ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं करवा पाया। उसके अलावा अगर आपको अभी जैसे कोविड दोबारा से आ रहा है तो उसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए क्या करोगे? कोविड की जो अब प्रिपेयर्डनेस है, हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल की तरफ वैसे ही बढ़ चुका है, काफ़ी चीज़ें एडवांस हो गई हैं। अब ऑन द स्पॉट इसकी जो मेडिसिन हैं, हमारा क्या है ना, प्राइमरी लेवल से ही चालू हो गई है इस बार तो टेस्टिंग भी। तो प्राइमरी लेवल से ही जब तक पेशेंट की कंडीशन वेंटिलेटर तक पहुंचे, उससे पहले ही उसे ठीक कर लिया जाए, उस पर काम चल रहा है। तो नितिन, मेरा एक सवाल और है। आपने उत्तर प्रदेश में भी नौकरी की है, अब दिल्ली में करोगे, यहाँ भी कुछ एक्सपीरियंस मैम को भी है, तो मैं दोनों से जानना चाहता हूँ कि उस स्टेट में क्या फ़र्क है और इस स्टेट कैपिटल में क्या फ़र्क है, नौकरी में भी और सुविधाओं में भी, तनख्वाह में भी, ताकि लोग जो नौकरी करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी ये समझ में आए। कोई वहाँ जाना चाहे, वहाँ का भी, यूपी के भी लोग देखते हैं, हरियाणा के भी देखते हैं, राजस्थान के भी देखते हैं। देखो सैलरी वाइज तो काफी डिफरेंस है, ठीक है, ये नितिन ने खुद फेस किया होगा। सैलरी वाइज एचआरए का हो गया और अलाउंसेस हो गए, इवन बेसिक्स भी। हाँ। दिल्ली का और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हमारा ग्रेड पे है हाँ जी। वो एक हायर लेवल पे है अदर स्टेट्स के मुकाबले, अदर ऑल इंडिया स्टेट्स का कहीं ना कहीं लो है। नहीं, जैसे जहाँ पे मैं हूँ उसका ग्रेड पे सेंटर की एम्स के अकॉर्डिंग ही चलता है। वो सेंटर का है इसलिए। हाँ, नहीं वो स्टेट है, स्टेट का है, बट मेडिकल यूनिवर्सिटी की वजह से हो सकता है, वो, लेकिन उसके हाँ, अलाउंसेस फिर भी कम मिलेंगे। नहीं उसके अलाउंसेस एक तो सिटी की कैटेगरी की वजह से हो गया, वो हाँ, तो एचआरए वही तो मैंने बोला, दिल्ली का उसी की वजह से ट्रांसपोर्ट अलाउंस हाँ, भी कम हो गया। टीए और आपका मेन जो एचआरए। डिफरेंस मेरे को जो फील हो रहा है वो वही है, क्योंकि काउंट कर लिया मैंने यहाँ के लोगों वो तो से करना बात बनता था। हाँ, क्योंकि एक्साइटमेंट इसी बात का है कि क्या कितना क्या इंक्रीमेंट बढ़ेगा। मिलेगा। आपने दोनों जगह नौकरी की है, दिल्ली में भी की है, यूपी में भी की है, तो एक चीज़ और है कि पेशेंट्स में दोनों में कहाँ कैसा अंतर होता है, जो आप अपनी तरफ से देखते हैं कि भाई पेशेंट्स को ये नहीं करना चाहिए, हमारी तरफ भी थोड़ा फेवर दिखाना चाहिए। वहाँ की जनरल पब्लिक जितना मैंने नोटिस किया है बहुत मासूम है, मतलब उन्हें कुछ भी नहीं पता है। दे जस्ट नो कि एक हॉस्पिटल है या ये हमें हर चीज से बचा लेगा, वो इस मेंटेलिटी के साथ आते हैं। मैंने उनको आज तक नोटिस नहीं किया कि वो गूगल से देख के ये बता रहे हो ये दवाई आप हमें क्यों लगा रहे हो। बट दिल्ली में ये है, आप हाँ। अगर दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जॉब करते हैं ना, पेशेंट ऐसे मुंह पे पर्चा फेंक के चले जाते हैं कि ये दवाई आपके पास क्यों नहीं है। भाई वो गवर्नमेंट सप्लाई नहीं है हमारे पास, तो हम कहाँ से दे दें। मतलब वो ये चीज नहीं सोचते हैं कि सप्लाई तो आखिरकार गवर्नमेंट नहीं देनी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप आयो, स्टाफ थोड़ी ना आपको सप्लाई करके देगा। अगर दवाई नहीं है तो ऐसे मुंह पे पर्चा फेंक के चले जाएंगे कि क्यों खोल रखा है हॉस्पिटल, बंद करो और जाओ। एक इशू और भी है जो दिल्ली में मैंने बहुत बार फेस भी किया, मैंने ही फेस किया है, दूसरों की मैं किसी की क्या बोलूँ। क्या ये उत्तर प्रदेश में भी है, दवाई उपलब्ध नहीं है। हाँ, ये रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। ये तो अवेलेबिलिटी वहाँ पे रहती थी, क्योंकि वो एक तरह से पूरा टर्शरी सेंटर था जी। मतलब आसपास के सारे पीएचसी सीएचसीओ का मेन वही टर्शरी सेंटर था, तो रेबीज की दवाई ये सब तो अवेलेबल थी। बट कुछ higher टाइम के लिए treatment- बीच में मिस हो जाता है कि हाँ, हाँ अनअवेलेबिलिटी हो जाती है। अवेलेबिलिटी हो जाती है, जैसे एल्ब्यूमिन आज हाँ। अवेलेबल नहीं है, या फिर पेनकेटाइटिस का ट्रीटमेंट यहाँ अवेलेबल नहीं है, आपको उसके लिए लखनऊ ही जाना पड़ेगा, ये रेफर होता था वहाँ। ये हमारा हेल्थ केयर सिस्टम का एक ड्रॉबैक है हाँ जी। सीरियसली, कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फंड रिलीज नहीं करती है। फंड रिलीज हो जाता है तो जेम से पूरा टेंडर नहीं मिल पाता है, दवाइयां सप्लाई नहीं हो पाती है। अगर सप्लाई भी होती है वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में होती है, जितनी पेशेंट की भीड़ है उतनी अमाउंट में नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से तो इशू आता है। मेरा दर्शकों से सीधा एक निवेदन है कि इस वीडियो को इतना शेयर करना कि सरकार तक जरूर पहुंचे, ये इनकी डिमांड है और हमारी भी है, ताकि दवाई प्रॉपर सप्लाई में होगी तभी तो देश की जनता जितना टैक्स दे रही है उसके हिसाब से उन्हें सेवा मिले। और नितिन भाई यहाँ आए और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया हमारे साथ, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं कभी ऐसे लोगों में बैठा नहीं हूँ कि इनसे बात करूं। नहीं, आज हम इनको स्पेशली इसलिए लेके आए हैं ताकि जो हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के आम जनता के सवाल होते हैं वो ही हमसे पूछ सके, क्योंकि बहुत बार होता है आप लोगों के दिमाग में आता है अरे यार क्या बात कर रहे हैं, आधी बातें तो समझ ही नहीं आ रही। क्योंकि नॉर्मल जनता व्यूअरशिप में तब आएगी ना, तब आप नॉर्मल लोगों के
क्वेश्चंस पूछोगे। तभी तो आज तुम्हें लाए हैं। ये जनरल पब्लिक है ना। जी अच्छा, बिल्कुल। अब नितिन एक क्वेश्चन मेरी तरफ से कि आपने जो इंस्टाग्राम पे रील बनाई हुई है उसमें से आप एसएनओ के पीछे क्यों पड़े रहते हो हमेशा? मतलब क्या ही ट्रेजेडी हुई है आपके साथ, ये क्या कितना टॉर्चर किया गया है नहीं, कि हर चीज में एसएनओ? ये चीज मैम हो सकता है मेरे पे भी लागू हो आने वाले टाइम में, कि गवर्नमेंट में इंसान रिलैक्स हो जाता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। मैंने जितना प्राइवेट में देखा है वहाँ पे सीनियर्स भी इक्वली काम में इन्वॉल्व होते हैं, बट जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ वहाँ पे एसएनओ काफी रिलैक्स्ड हैं। मतलब उनको काम नहीं, का इतना एसएनओ वो नहीं है। रिलैक्स्ड है, बट जितनी टांग तुमने खींची है इंस्टा में उतना तो रिलैक्स वो भी नहीं होते हैं। मैंने एक चीज और देखी है भाई की इंस्टा में, तो इन्होंने जो पेन के ऊपर जो बनाया हुआ है ना, वो सच है। वो मेरे को, मैंने एक नहीं देखी, मैंने इनकी 4 या 5 देखी होगी। इवनली इन्होंने है ना जो टाई कर रखा है। हाँ टाई कर रखा है, और वो दूसरे वाले भाई ने उसे कट कर दिया है। नहीं, ये सच है। पेन तो हम देखो नर्सिंग ऑफिसर्स बहुत बचाते हैं। हाँ, और ये चाहे आप प्राइवेट में जाओ चाहे गवर्नमेंट में, हर जगह का सीन है ये तो, कि मतलब डॉक्टर्स के पास पेन नहीं मिलेगा, वो वो एक स्टाफ से पेन लेने वो आएंगे। एक पेन के लिए नर्सिंग स्टाफ के पास आते हैं और वो पेन कभी मिलता ही नहीं है। Yes. मतलब मैं डेढ़ 2 साल हो गया मेरे को वहां पे नर्सिंग फील्ड में काम करते हुए। मैं अभी तक अगर हिसाब लगाने लगूं तो मेरे 25-30 पेन गायब है। तुम 25-30 पेन कर रहे हो, हमारे महीने के 25-30 गायब हो जाते हैं। मतलब दिन के 2-2 भी गायब होते हैं यार। 2 पेन निकाले थे, दोनों नहीं है शाम तक। तो वो वाली बात हो गई है, जैसे सरकारी प्याऊ पे वो बांध के रखते हैं ना, तो वो भाई ने वैसे काम किया है कि भाई अपना पेन बांध के अब रखना। से तो मैंने एक काम शुरू कर लिया कि अब पेन लाना ही बंद कर दिया मैंने। मैं ही मांगूंगा अब। अब मैं डॉक्टरों से ही लूंगा। देखो फिर तो काम नहीं चलना नर्सेज का तो देखो इतना रिटर्न वर्क होता है कि बिना पेन के उसका तो काम भी नहीं चलेगा। सॉल्यूशन है। अगर आपको पेन इतने ही बचाने हैं या पेन नहीं ला सकते तो फील्ड वर्क ज्यादा करो, अपने साथ वालों को बोलो आप रिटर्न। हाँ, मैं इंजेक्शन ये भी- लगा के आता हूँ, आप एंट्री करो। गवर्नमेंट में ये भी कोलैबोरेशन हो सकता है कि वो आपस में मिलके काम करते रहें, बट मतलब पेशेंट केयर इतना कोलैबोरेशन भी नहीं करना चाहिए कि मतलब पेशेंट की सफर करे, कहीं आप एंट्री ना करो और डायरेक्ट इंजेक्शन लगे। पेशेंट सफर ना हो, बस ये मेन मोटिव है। Okay. मेरा एक सवाल और है आप दोनों से, कि कोई नर्सिंग यूनियन भी है क्या दिल्ली में? है। वो आप लोगों के लिए कोई काम करती है, या जैसे सारी यूनियंस सोई रहती है और कुछ बड़ा मुद्दा होगा तभी उठ के नींद से जग के आती है? तो नहीं, देखो दिल्ली में डीएनएफ है हमारे पास, ठीक है, दिल्ली नर्सेज फेडरेशन। वो मेन लोकनायक में है, क्योंकि लोकनायक हमारा गवर्नमेंट का सबसे पुराना हॉस्पिटल है, वहीं पे हेड है। और उसी के अंडर बाकी सारे हॉस्पिटल्स मतलब वर्क करते हैं मिलके, मतलब उसके अंडर नहीं कह सकते बट मिलके कह सकते हैं। उनके मेंबर्स हैं हाँ। हर हॉस्पिटल में। दूसरा, बड़े बड़े जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब में अपनी अपनी चलती है, फेडरेशंस चलती हैं, या फिर आप अपने यूनियन लगा लो। जीटीबी में भी है, एसजीएच में भी है, मतलब सब हॉस्पिटल्स में। बट जहां बात छोटे हॉस्पिटल की आ जाती है ना, जहां 100 बेडेड हॉस्पिटल होगा वहां आपको यूनियन ना के बराबर मिलेगी। ना के वहां वहां सफरिंग ज्यादा होती है स्टाफ को, ठीक है। जैसे मैं प्रेजेंटली आरटीआरएम में हूँ, या फिर मैंने जीजीएसएस देखा है, दादा देव देखा है, मतलब ये जो हॉस्पिटल्स हैं, आईजीएच इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, ये छोटे सेटअप में है, या फिर नर्सिंग स्टाफ हमारा छोटा मतलब कम क्वांटिटी का लगा लो, वहां जो है कहीं ना कहीं यूनियन की कमी बहुत महसूस होती है। अगर किसी बात पे किसी स्टाफ के साथ या किसी डॉक्टर के साथ किसी की खिंचातानी हो गई कि कैनुला आप लगाना है या मुझे लगाना है, वो वाली चीज तो देखो नर्सेज और डॉक्टर्स में परमानेंट है, वो तो चलता है। हमेशा से है। तो कई बार आता है कि सैंपलिंग के ऊपर इश्यू हो जाता है कि नहीं कि ये वाला सैंपल मैं नहीं निकालूंगी, एबीजी का डॉक्टर ही नहीं निकालेगा, ये वाली चीजें आ जाती हैं। तो वो क्लैशेस को कंप्लीट करने के लिए या खत्म करने के लिए हमारे पास कोई यूनियन नहीं है, फिर वो मुद्दा वहीं की वहीं रह वो जाता है। छोटे सेटअप्स में रह जाता है। हाँ। जैसे अब मैं उत्तर प्रदेश में था, तो हमारे हॉस्पिटल की जो यूनियन है वो काफी मजबूत है। मतलब यूनियन इतनी कोऑपरेटिव है कि ईच एंड एवरी स्टाफ का नंबर तक उनके पास है। मतलब वो डायरेक्टली अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो वो सुनते हैं उस चीज को और तुरंत खड़े मिलते हैं। नहीं, जैसे मैं लोकनायक में मैंने काम किया उस टाइम पे, मैं खुद उनकी ग्रुप की मेंबर रही हूँ, ठीक है। वो पूरे हॉस्पिटल के हर मेंबर को ऐड करते हैं, ठीक है, सारी बातें उसी में होती है। इवन क्लैशेस भी होते हैं, सबका होता है, क्योंकि जब बड़ा हॉस्पिटल है आपके पास 500 से 700 सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर्स है, ठीक है, तो ऑब्वियस है सबके व्यूज सेम नहीं हो सकते। हमारा तो जैसे जो हॉस्पिटल है वो थोड़ा लोकल एरिया में है, गांव वगैरह साइड का एरिया है,
और यूपी जो कि बोलते हैं गुंडों का इलाका है। तो अब तो हमारी नहीं है, हाँ अब वही तो नहीं है, पहले तो मैं मान सकता तो था। जय हो योगी जी। तो अब तो जो बात है कि अगर यूनियन सिर्फ हमारी अंदर की बातों के लिए नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर से लड़ाई हो या आपस में कोई क्लैश हो, वो बाहर भी उन्हें अगर कोई सेफ्टी का कोई इशू आ रहा है वो उसके लिए भी काम कर रहे हैं वहाँ ये की अच्छी यूनियन बात पे है। ये मतलब बहुत दिल्ली क्योंकि नर्सेस लड़कियों को फेडरेशन, वहाँ पे सेव करना बहुत जरूरी था हाँ क्योंकि ऑल डीएनएफ ओवर या इंडिया फिर की नर्सेज वहाँ पे हैं। हमारे नर्सेस का दिल्ली का कोई भी फेडरेशन है या कोई भी यूनियन है, मैंने आउट ऑफ द हॉस्पिटल कभी भी किसी को सर्व करते नहीं देखा है कि आउट ऑफ द हॉस्पिटल जाके वो किसी की हेल्प कर रहे हो या फिर किसी की सेफ्टी के लिए कर रहे हो। नहीं नहीं वो सेफ्टी के लिए काफी तो काम है। उत्तर प्रदेश से दिल्ली को बहुत कुछ सीखना चाहिए। पहली चीज तो छोटे हॉस्पिटलों को सीखना चाहिए क्योंकि वो अपने इतने कंफर्ट जोन में बिल्कुल। रहते हैं ना कि घर के पास आपकी पोस्टिंग आ गई है या फिर यहाँ भीड़ थोड़ी कम है या फिर फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं है कि भीड़ आपके पास आए, बिल्कुल क्योंकि आपके पास आईसीयू सेटअप नहीं है, आपके हाँ पास जी। वेंटिलेटर नहीं है, तो वैसे भीड़ कम आनी है। नहीं, ये चीज मैंने झेली थी हम्म। जब कभी मेरी दादी खुद बीमार थी और मैं गया था हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में लेके उनको, वो भी छोटा बट वहाँ हॉस्पिटल पे है। वेंटी की अवेलेबिलिटी नहीं थी। मैं ये देखता हूँ कि इतना बड़ा जो आपने सेटअप बना रखा है तो उसमें वेंटी क्यों नहीं है। एक वेंटिलेटर मतलब 4 से 6 वेंटिलेटर गवर्नमेंट बजट में क्यों नहीं ला पा रही है। देखो मैं ये चीज नहीं कहूंगी कि वेंटिलेटर अवेलेबिलिटी नहीं होती, कई बार अभी कोविड के टाइम पे इतने ज्यादा वेंटिलेटर्स आए हैं, ठीक है, हर हॉस्पिटल में आए हैं, लेकिन वो सारे डंप हो गए क्योंकि वो यूज नहीं हुए। मैंने देखे हैं, ठीक है, मशीनें, हाँ मशीनें मैंने तो देखे हुए हैं, इवनली डीएम ऑफिस में ऐसे के ऐसे पड़े हैं, वो कंडम भूल आ करे हैं तो ये वो सवाल- इसलिए भी ना क्योंकि आप उनको प्रॉपरली भेज नहीं रहे हो। अगर आपने भेज भी दिया है तो उसके लिए ट्रेंड स्टाफ नहीं है स्टाफ आपके नहीं पास। है। डॉक्टर्स जो एसआर या एनेस्थीसिया वाला आपके पास नहीं अवेलेबल, इमरजेंसी ओटी नहीं है तो एनेस्थीसिया आपको 24 ये आवर्स नहीं बात मिलेगा। दिल्ली की है। हाँ ये दिल्ली की बात कर रहे जहाँ हैं पे कितना लोड पड़ा हुआ है पेशेंट की हेल्थ केयर का। बिल्कुल। और जो स्टिल देश की मैंने राजधानी है। सफदरजंग में एक बेड पे 3 देखे मैंने। कॉमन है, वो पता मैं नहीं क्यों जीटीबी से common पास है। आउट हूँ, ठीक है, वहां पे पोस्ट डिलीवरी भी डबलिंग होती है, बताओ, वो पोस्ट सीएस भी डबलिंग है, पेशेंट सफर करता है। होने के बाद तो Actually- एक बेड पे वो एक पड़ा रहता है, हॉस्पिटल ही स्टिग्मा उसके लिए। ऊपर से 2-2 टांगे उसके मुंह की तरफ होती हैं। कहीं ना ये मैं इसलिए भी नहीं कहूंगी गवर्नमेंट मजबूर है इस चीज में, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के लिए क्या एक रूल है, आप दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को ना नहीं कर सकते। अगर आप एम्स में वर्किंग हो ना तो आपके बेड फुल है तो देयर इज नो, मतलब हमारा फुल है, वहाँ तो एंट्री मिलना हाँ। महाभारत ठीक है, बिल्कुल बट आप दिल्ली गवर्नमेंट के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओगे तो वो आपको ना नहीं कर सकते, वो आपको रेफर कर देंगे हाँ जी। बट वो आपको ना नहीं कर सकते। अगर उनके पास फैसिलिटी है तो उनको आपको लेना पड़ेगा, चाहे आप गैलरी में लौटो चाहे आप डबलिंग करो। स्टिल वो फैसिलिटी का क्या फायदा अगर वो जमीन पे लेट के मिल रही है। वही तो इशू है। या गवर्नमेंट ने अभी मैं खुद कहूंगी जीजीएस आरटीआर और अदर हॉस्पिटल्स में बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, ठीक है, आईजीएच है अच्छा खासा बन चुका है, मतलब उसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा है, बट उतनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पेशेंट्स को नहीं एडमिट किया जा रहा है या डॉक्टर्स की उतनी फैसिलिटी अवेलेबिलिटी नहीं की जा रही है कि आप उस लेवल को हैंडल कर पाओ। और जो न्यू हॉस्पिटल्स है वो कहीं ना कहीं अब पॉलिटिकल पार्टी की वजह से मतलब कंप्लीट नहीं हुए हैं या स्लो प्रोसेस चल रहा है, कहीं ना कहीं बजट का इशू है या क्या इशू है, पर्सनली आई डोंट नो, बट वो बहुत स्लोइंग प्रोसेस है। अगर वो टाइमली पूरा हो चुका होता तो और थोड़ा सा हेल्पफुल रहता। नितिन जी, मैंने एक चीज और देखी आपके इंस्टा पे, आपको घूमने का बड़ा शौक है, खाने का बड़ा शौक है। ये ऑलमोस्ट हर नर्सिंग ऑफिसर का एक कीड़ा जरूर होगा कि घूमने निकलना तो बनता है। ठीक है, अगर इस स्ट्रेसफुल लाइफ में अगर आप घूमने नहीं निकल रहे हो तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप कमा किसके लिए रहे हो? सिर्फ पेशेंट के लिए ड्यूटी करके, और आप रूम पे जा रहे हो, आप करो ये प्रोसीजर करो, बट महीने में आपके पास 8 ऑफ होते हैं, उनको कुछ ना कुछ जोड़ के और घूमने निकल जाओ। अब एक चीज और मेरी सुनो, आपने अभी 8 ऑफ बोला, एक रील में आपने 20 ऑफ बोला हुआ है, वो 15 ऑफ था हाँ मैडम। 15 ऑफ, सॉरी वो जो 15 ऑफ है कैसे है, कैसे काउंट वो मैं करवाओ, इस तरह से बता रहा हूँ आपको, जो हमारे क्यूमुलेटिव ऑफ होते हैं वो भी नहीं CL बनेगी, नहीं बन जाएगी, करवाओ। ML तक को इंक्लूड कर दिया मैंने। फिर भी करवाओ, फिर भी नहीं हो रहा। हो जाएगा 15 हमारी ML एक्चुअली रहती है। एमएल जो है हमारी हाफ पे लीव होती है, आपको पता है, नहीं मैम ये नहीं पता था। इसीलिए क्योंकि हमारी अगर साइड नहीं आपकी है, उसमें यूपी वाले में नहीं। ओके आपकी अगर 2 ml कटती है एक दिन पे, अच्छा तो 15 तो मैं कह रही हूँ 15 कैसे बन गए, मुझे समझ नहीं आया। यहाँ तो छुट्टी का भी विवाद है।
देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ या प्राइवेट में, छुट्टी का विवाद तो हमेशा रहता है। प्राइवेट में आपने क्या फेस किया? मैम प्राइवेट में तो 6 ऑफ थे कुल, और वो भी हमारी चॉइस के नहीं थे। तो 2 तो नाइट ऑफ ही होते थे, अलग अलग डिविजन्स में नाइट लगती थी, 4 एक बार 4 एक बार, 8 नाइट होती थी। ये तो हमारे गवर्नमेंट में भी है, सेम है। 6 नहीं है, नहीं 8 है। मैं वापस रह वापस आ जाओ। नहीं, 5 नाइट एक और चीज, कहीं 8 है तो कहीं 10 भी है। अच्छा, स्टाफ शॉर्टेज इतना है कि आपको 10 नाइट भी करनी पड़ रही है। हमारे वहाँ तो 5 ही है मैडम। मतलब ये- सुख में थे, ये सुख- पैसे थोड़े कम है, पैसे के लालच में डीएसएस भी ज्वाइन किया जा रहा है। घर के लालच में सबसे घर बड़ी बात, पास है वो भी घर लगा लो, पास चलो है। एक पॉइंट वो भी मान लिया। अच्छा, आप यूपी से दिल्ली आ रहे हो, आप ज्वाइन करोगे, तो इसके रीजंस भी हैं कि आप नियर आ जाओ घर के। जैसे दिल्ली और किसी का जो बीच में हो, कोई यूपी बॉर्डर पे रहता हो या कहीं और स्टेट बॉर्डर पे रहता हो, उसके लिए आप क्या रेफरेंस क्या दोगे उनको कि भाई तुम उधर ज्वाइन करो या इधर ज्वाइन मैं तो यही कहूँगा जो आपके घर के पास रहे, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहो। मतलब आपका टाइम बचाओ। कंफर्ट इसलिए ज़रूरी है, देखो आपका खाना पीना आपके घर पे हो, एक रसोई चले सबसे अच्छी बात है, एक घर के नीचे रह रहे हो सारे, वो मैटर करता है। प्लस आपका कंफर्ट किस लिए कि मैं रूम जाऊं, वहाँ पे मुझे खुद ही बनाना पड़े। हॉस्पिटल में काम करना ही सबसे बड़ी सफरिंग है, और फिर जाके रोटी बनाना जो कि मुझे आता भी नहीं है, फिर दलिया खाओ, वो सब सारी चीज़ें करना। तभी डाइट मेंटेन करेंगे। नहीं, मैंने भाई की बहुत सारी रील्स देखी, उनमें भाई बाहर का फास्ट फूड खाते हैं। मजबूरी है। नहीं, मजबूरी नहीं। अब एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि देखो हमारे मन में तो एक सवाल आता है कि आप लोगों को तो सजेस्ट करते हैं कि भाई हेल्दी खाओ, तो उसके ऊपर मेरा ये सवाल जरूर है। देखो ये सवाल तो डॉक्टर से और अच्छा पूछना चाहिए। चलो मैं तो स्मोक और ड्रिंक नहीं करता, जो डॉक्टर हर पेशेंट को ये कहता है कि दारू नहीं पीनी, स्मोक नहीं करना, वो आधे घंटे का ब्रेक वहीं लेता है, एक सुट्टा। तो ये चीजें भी जानने ये को है। लोगों को मिलती है। जंक फूड होता है कभी कभी ओकेजनली, बट ज्यादा वंस इन अ मंथ और ट्वाइस अ मंथ तो चलता है। हाँ इतना ही है, उससे ज्यादा है भी नहीं, नहीं अच्छा। तो ये ग्लो चला जाता मेरा। ओह, ये दलिया का ग्लो है। अच्छा, एक चीज और बताओ, आपने गवर्नमेंट नर्सेज और प्राइवेट नर्सेज को कंपेयर किया हुआ है, मैम ये तो मैं फेस कर चुका हूँ। इतना ज्यादा गवर्नमेंट नर्सेज को आपने वो कर दिया है कि मतलब सीरियसली मुझे बुरा लगा देख के, यार इतना तो हम काम करते हैं। दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल भाई फुल रहते हैं, ठीक है, वो इसीलिए है। हेक्टिक लोड है, ठीक है, भर के काम है, आप मतलब 10 मिनट बैठ के खाना नहीं खा सकते, तब तक पेशेंट नॉक करने लग जाएगा। ठीक है, ये चीज तो हमने बिल्कुल, बिल्कुल। सफर किया है। अगर हम नाइट ड्यूटी में बीच में चाय या कॉफी भी पीने लग जाए ना, तो भी कहीं ना कहीं पेशेंट्स की कंटिन्यूटी रहती है। अगर रात को 2 भी बजे है तो आपको लगेगा शाम के 7 बजे, इतना भीड़ रहता है। तो वो कहाँ से कंपेयर हो गया? वो इसीलिए कंपेयर हो गया कि दिल्ली पे लोड ज्यादा है। तो मैं यार वो जहाँ पे लिखना हूँ, वहाँ चाहिए नहीं था है। यूपी गवर्नमेंट नर्स, वो एडिट कर देना उस रील को। यूपी गवर्नमेंट में ही मैं सिर्फ अपने हॉस्पिटल की एक्सेप्शन रखता हाँ, हूँ। तो फिर उसमें नीचे मैं ब्रैकेट कर देना। SGPGI और KGMU पे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उन पे भी इतना ही लोड है जितना हाँ, तो उसको ब्रैकेट में डाल के अपने हॉस्पिटल का नाम लिख देना कि वहाँ के गवर्नमेंट नर्सेज काम नहीं अभी करते हैं। पार्ट 4 और आएगा, ज्यादा कंट्रोवर्सी में लड़ाइयाँ ना करें। वो सिर्फ हमारे हॉस्पिटल की बात है। एक चीज और पूछना चाहता हूँ मैं आप दोनों से, कभी ऐसा भी, क्योंकि आप तो उत्तर प्रदेश में जॉब कर रहे हैं और आपने दिल्ली में किया है, और दिल्ली के भी उस क्षेत्र में कर रहे हैं जो वांटेड एरियाज में काउंटेबल होता है, कभी ऐसे पेशेंट्स भी आए जिनको शूट हुआ हो? हाँ, गन शॉट हाँ, आराम से। गन शॉट तो रहता तो है। आपको उस समय क्या सोच आती है, आपके मन में उस समय क्या चल रहा होता है? फर्स्ट थॉट क्रिमिनल, Actually, कि घर पे कहीं कहीं ना कहीं लड़ाई हुई है या फिर क्रिमिनल बैकग्राउंड है, हाँ, तभी गन शॉट, वही अदरवाइज तो देखो, गन का। सबसे पहला गन शॉट का केस तो दिमाग में यही रहेगा कि लड़ाई करने वाला गुंडा वगैरह कुछ है। जी। और मैं जिस एरिया में हूँ वहाँ पे तो और ज्यादा है ये चीज कि गुंडाई गिरदी। तो उस गुंडागर्दी के चलते हमें ये और सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है, अब यहाँ कुछ ना आ जाए। हाँ, हमें भी ये हाँ। डर तो रहता है कि अगर गन शॉट आया है तो 4 पुलिस वाले हैं, तो भी उसके बाद भी हम लोग सेफ है या नहीं है। नहीं, हम नहीं। अपने गार्ड को स्पेशली बोलते हैं, भाई मेन गेट के पास खड़े हो जाओ, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। हाँ, आपके तो हॉस्पिटल की एक गाथा है पुरानी, हॉस्पिटल के अंदर भी फायरिंग हुई थी। हाँ, बिल्कुल हुई थी। इसमें राउतुलाराम में। हाँ, हुई थी, तो एक वो डॉक्टर के ऊपर ही हुई डॉक्टर थी। के ऊपर हुई थी। तो इसीलिए मेरे मन में ये सवाल आया। मतलब हम सेफ नहीं है। वी आर नॉट सेफ। एक्चुअली हमारे पास बाउंसर्स भी नहीं है। वो लोग सोचते हैं ना कि हमारा काम सेफ है, तो वो हमारा नहीं है सेफ।
हम दोनों तरह से गिरे हुए हैं, हम अपने काम से ही गिरे हुए हैं। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स हमें बहुत वैसे गिरे ज्यादा। रखते हैं कि नीडल स्टिक इंजरी ना हो जाए, उसकी वजह से HIV, हाँ, हेप बी, हेप सी, वो कुछ भी हो HIV सकता हमें है। इंटरनली मारेगा, बाहर से ये लोग जो ट्यूबरक्लोसिस के बिना मास्क के घूमते हैं। जो अभी केस हुआ था कि अटेंडेंट्स ने ग्रेटर नोएडा में एक हॉस्पिटल पे हमला बोल हाँ दिया हाँ था, हाँ, यथार्थ हॉस्पिटल था शायद से, और उसने हॉस्पिटल के जो भी स्टाफ है सबको मारा। हाँ बिल्कुल। वो एक बहुत बड़ा इशू है, उस पे काम पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट की। सेफ्टी तो जरूरी है ही है, सेफ्टी तो देखो बीइंग द फर्स्ट लाइन वर्कर्स। हम हमारी अगर सेफ्टी भी है। फौज के बाद हम ही हैं, मैं अगर फौज के बाद हम ही हैं जो इस देश को हेल्थ वाले इशू से बचा रहे हैं। जीवन दाता जिसे कहा हाँ, जाता है। वो लोगों ने कोविड में देख ही लिया। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं सप्लाई ये लगा लो आप, हमारे सिक्योरिटी गार्ड के पास भी क्या है, कोई हथियार नहीं, उसको 2 थप्पड़ मार के बैठा दोगे तो वो बैठ जाएगा। तो बिल्कुल। इनका सीधा सीधा कंसर्न है सरकार से कि हर हॉस्पिटल में बाउंसर्स हो, बाउंसर्स ना हो तो कम से कम 2 गनमैन जरूर हो। पुलिस पुलिस ऑफिसर्स भी यार एक बात बताऊं, हमारे पास होते हैं, ठीक है, MLC रूम होता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर या तो सो रहा होता है, MLC आएगी तो उठ के आएगा। इंटरनल अगर कोई भी लड़ाई हो रही है, इवन किसी ने किसी को छेड़ भी दिया है ना, तो भी वो पुलिस वाला उस मैटर में नहीं बोलता, वो कहता है मैं MLC के लिए बैठा हूँ। तो वो सिक्योरिटी के लिए तैनात किए जाए। हाँ, हाँ, तो पुलिस ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए डाला जाए, बिल्कुल। या फिर कोई गनमैन प्रॉपर दिए जाए कि हाँ भाई यहाँ सिक्योरिटी चाहिए 24 आवर्स। वो चीज तो देखो मैं भी कहूंगी। और आजकल एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है, देखो मैं ये सवाल कर रहा हूँ, परमानेंट भर्ती एक ठेकेदार पे भर्ती दिल्ली में सबसे ज्यादा नहीं है, दिल्ली नहीं, मैं कह रहा हूँ हर स्टेट में ये चीज चल रही है। तो ये क्या हमारी फील्ड के लिए अच्छी चीज है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बकवास चीज है। आप रिलायबल नहीं हो। हाँ, अगर कोई आउटसोर्स बंदा किसी नर्सिंग ऑफिसर को अपॉइंट करता है, तो उसकी एजुकेशन लेवल और एक गवर्नमेंट जिस नर्सिंग जो ऑफिसर को अपॉइंट एग्जाम करती है, क्रैक करके आ रहा एग्जाम करके क्रैक करके जो आ रहा है, तो उसकी नॉलेज में एक तो पहली बात दिन रात का अंतर है। सेकेंडली, अगर आउटसोर्स भी आपने एग्जाम रखा है, उसका एग्जाम का लेवल और हमारे गवर्नमेंट के एग्जाम का लेवल, उसमें ही इतना ज्यादा डिफरेंस बहुत आता है डिफरेंस आता जिसकी कोई हद नहीं। है। और मैं तो ये भी कहूंगा लोगों को कि जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती आती है, इनके लालच में मत फंसो। इससे बेटर है आप अपनी अपना तैयारी स्टडी करो। करो। मैं खुद हरियाणा CHO क्लियर कर लिया था मैंने पहली अटेम्प्ट में ही, 2021 की स्टार्टिंग में ही। मैंने वो इसीलिए नहीं ज्वाइन किया था क्योंकि वो Contractual था। कॉन्ट्रेक्चुअल है, और अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल के दलदल में चले गए, वो आप यही नहीं होगा। सोचोगे अब इसी में बढ़ जाएगी, इसी में आप 60,000 हो हाँ, जाएगी, आप अपना but दिल्ली आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलाउंसेस देख लो, खो रहे हो आप सारे। आप अपना दिल्ली गवर्नमेंट देख लो, आप ESI देख लो, आप कोई भी हॉस्पिटल देख लो, सब में जो है कॉन्ट्रैक्चुअल सारा है। तो मैं तो देखो पर्सनली इसके बिल्कुल और खिलाफ हूँ। मैं तो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को बोलना चाहूंगा कि आप कर ही क्यों रहे हो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब? आपको परमानेंट स्टाफ से वैसे भी ज्यादा काम करवाया जाता है। हाँ। इससे बेटर है अपना पढ़ लो थोड़ा टाइम और अच्छी वैकेंसी ऑफ भी कम रहते हैं, बिल्कुल। क्योंकि कॉन्ट्रैक्चर और धमकी रहती है कॉन्ट्रैक्टर की, कभी भी निकाल दूंगा। दिया जाएगा। हाँ, मतलब आपके कोई गलती आपका है या नहीं ठेकेदार- है। और ठेकेदार, सबसे बड़ी बात, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। ये बात है 2016 की, आई थिंक। हाँ, मैं ESIC में गई थी, उस टाइम पे वहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती थी। तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोला कि भाई डॉक्यूमेंट्स अपना फोटोकॉपी वगैरह सब कुछ सबमिट कर दो, ठीक है। आई वेंट देयर। मुझे बाद में पता है क्या पता लगा, जो हमारा नर्सिंग ऑफिसर का कॉन्ट्रैक्टर है ना, वही NO का और वही स्वीपर का कॉन्ट्रैक्टर है। मतलब आई वाज टोटली शॉक्ड कि मतलब एक स्वीपर का कॉन्ट्रैक्टर और एक नर्सिंग ऑफिसर का कॉन्ट्रैक्टर, और मेरी उससे लिटरली बहस हुई क्योंकि ही वाज नॉट फ्रॉम आवर फील्ड, कि उसको हमारे नर्सिंग का N भी नहीं पता था, उसको कोई नॉलेज नहीं था। मेरी बहुत गंदे से उससे बहस हुई इस बात पे, टेलीफोनिकली हुई थी, आमने सामने नहीं, क्योंकि वो बंदा अवेलेबल नहीं था। और उसने बोला 2.5 घंटे बैठो, उसके बाद मैं आके आपके डॉक्यूमेंट्स लूंगा। तो मैं हू द हेल आर यू आर नॉट फ्रॉम आवर पोस्ट, कि ठीक है आप किसी को इतना हैरेस नहीं कर सकते कि आप 2.5 घंटा बैठो उस पोस्ट के लिए। मतलब जो पढ़ा लिखा इंसान मैं होगा, सीरियसली कहूंगी, अगर आप वो जेम fit पे भी करेगा। कॉन्ट्रैक्टर कोई भी अप्लाई कर रहे हैं, एटलीस्ट उसकी डिग्री तो चेक करो कि वो उस पोस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्टर रहने लायक है भी या नहीं। Yes. बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम नर्सिंग फील्ड भी छोड़े, अगर बाहर की भी आप रोड का देख लो, रोड का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको कुछ नहीं पता। और उसके ऊपर अगर कोई इंजीनियर, मान लो कोई रेजिडेंट इंजीनियर है, सिविल का है या कंस्ट्रक्शन का, कोई अगर उसके ऊपर बोल देते हैं जी हमें नहीं पता, हमें तो इतना ही पता है ऐसे रोड बनता है, और अगर उसको कोई मेजरमेंट नहीं पता, उसको कोई लेवल नहीं पता, उसको कोई मतलब स्लैंटिंग का नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस ठेका ले लिया और जी मसाला डालना, इतना पता है। अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट पे इतना ही काम भी कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, तो ये उनसे पैसे लेने की बजाय आप उनसे ऐसा टेस्ट क्लियर करवाओ जो एलिजिबिलिटी हो। हाँ, लेवल का हो। यही था मेरा अगला सवाल कि पैसे देके नौकरी मिलती है आज। हाँ,
मतलब और साल कहीं के बाद रिन्यू करने के लिए भी कुछ दिया जाता है। हाँ, ये तो सुना है, काफी सुना है। मैंने Even- देखा है। ये इंदिरा गांधी की पोस्ट निकली थी अभी कॉन्ट्रेक्चुअल, हाँ। इसमें मेरे किसी दोस्त ने मेरे को बोला कि मेरे को बोला गया है कि 90,000 देने हैं प्लस 1 महीने की सैलरी देनी है, आपका पक्का हो जाएगा। मतलब 1 महीने की सैलरी उसकी उस टाइम पे थी 57 के आसपास है। बड़ा खुलासा है। वो प्लस में और पैसे मिल रहे हैं। नहीं, ये तो देखो मैंने सिर्फ हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए नहीं कहूंगी, जो भी ठेकेदारी की जॉब है ना, उसमें अराउंड 3 to 5 मंथ्स की सैलरी एज अ ब्राइब ले ली जाती है। तो मतलब वो 1 साल काम करेगा तो उसमें सिर्फ 6 महीने काम करेगा, 6 महीने तो दया बाकी के तो नाम वो पे है दे उसका। के ही आ रहा है उसको। हाँ। ट्रिपल इंजन की साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने एक डाला था कि बिगेस्ट फियर बीइंग अ नर्सिंग ऑफिसर, वो बताओ आपका क्या है? देखो जो मैंने रिलेट करने के लिए कंटेंट बनाया था वो 50,000 पार चली गई है व्यूज भी। वो इसीलिए बनाया था मैंने क्योंकि मैं खाली बैठा सोच रहा था कि मेरे 2 बेड खाली है। तो मैं आईसीयू में बैठा, मैं यही सोच रहा था कि मेरे 2 बेड खाली हैं और टाइम खत्म होने ही वाला था। तो मैंने वही लिखा था, इन द एंड ऑफ शिफ्ट कोई नया पेशेंट ना आ जाए। ये फियर तो है ही, बट उसके बाद जो कमेंट्स आए बच्चों के वो तो देखने लायक थे कि इंचार्ज सुबह सुबह किस तरह की गाली देगी, किस बात पे टोकेगी। नहीं, मेरा पर्सनली बीइंग अ नर्सिंग ऑफिसर जो फियर है, बिगेस्ट फियर, वो यही है, सुबह मॉर्निंग में या फिर जो भी आपकी शिफ्ट है उसमें लेट ना हो ना, बस पंचिंग टाइम से हो जाए। ये भी है मैडम। पंचिंग का तो मेन है कि भाई पंचिंग टाइम से हो जाए, बाकी सब देख लेंगे। हाँ, क्योंकि कैजुअलिटी में उसमें तो बेड खाली का कोई सीन ही नहीं है हमारा, वो तो कंटिन्यूस रहने फुल है। आपके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने एक रील में डाला था, अनपढ़ जाट पढ़े बराबर, पढ़ा जाट भगवान बराबर। खुदा बराबर, वो मतलब- उर्दू में था वो। बट तो उस पे बताओ थोड़ा सा एक बार। देखो इस बात का तो मेरे को पता ही नहीं था जब तक हमारे माननीय उप प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति जी। देख लो, उपराष्ट्रपति, अब इनको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट हाँ, करने में भी दिक्कत हो थोड़ा रही सा है। करना पड़ता है। तो उपराष्ट्रपति जी जो धनखड़ साहब हैं, जी। उन्होंने बोला था ये बात, और वो भी भरी सभा में, कि वो किसी को ठीक करते हुए ये बात कह रहे थे कि अनपढ़ जाट पढ़े बराबर और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। बिल्कुल। तो आपके क्या व्यू है इसमें? देखो मेरा तो यही व्यू है मैडम कि मैं तो खुद जाट हूँ। देखो जाट तो मैं भी हूँ, हाँ। वो तो बात ही नहीं है। लेकिन एक सवाल और है, उन्होंने किस उद्देश्य में बोला था? और देखो हाँ। जाटों में ना, अब जाट कह दिया। मैं उनकी बात नहीं कह रहा, उन्होंने किस वे में कहा था, आपने किस वे में उसको इम्प्लीमेंट किया आपने? implement किया? मैंने जो इम्प्लीमेंट किया था, मेरा जो उस रील को, हाँ। उस ऑडियो को लगाने का यही मेन मोटिव था कि नर्सिंग फील्ड इज नॉट अबाउट कि बस ऐसे ही आप नर्सिंग ऑफिसर लग जाते हो, पढ़ना पड़ता है बिल्कुल। और कितने एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं एक इस सब पोस्ट जाके पे खुदा आने के बनने लिए। का। हाँ, वो खुदा बनने वाला। बिल्कुल। और उस रील में जो साथ में जो मेरे साथ कोलैब में है अमित शेरावत, वो बंदा भी मतलब उसने 10 से ज्यादा नर्सिंग एग्जाम्स क्लियर किए हैं। तो ये उन लोगों के लिए मोटिवेशन था जो अभी इसमें एस्पिरेंट्स हैं। ओके, मतलब न्यूली एस्पिरेंट्स, ये आपके लिए मोटिवेशन है। हाँ, ठीक है, कि पढ़ लो, आप खुदा बराबर होने वाले हो। बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि आपने अभी बोला कि आपने इतने एग्जाम क्रैक करने के बाद इस फील्ड में आए, कभी आपको ये फील हुआ कि अगर मैं एग्जाम क्रैक नहीं करता या फिर मैं उसके लिए प्रिपरेशन नहीं करता तो मेरी लाइफ कैसी होती? देखो मैम, नर्सिंग फील्ड में अगर हम आ ही गए तो हमारे पास 2 ऑप्शन तो जरूर हैं, एक फॉरेन का और एक इंडिया में एम्स Government जैसे का। हॉस्पिटल्स में ज्वाइन करने का। अगर आप इंडिया में गवर्नमेंट ज्वाइन कर लेते हो, आपको बिल्कुल बाहर नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि आप उतना ही सेव करोगे जितनी हमारी सैलरी है। घूम फिर के आपकी सेविंग्स ही आपको घर भेजनी पड़ेंगी, ऊपर से आप परिवार से दोस्तों से दूर तो कट ही जाओगे। तो मेन मोटिव ही ये था। मैंने ओईटी भी दिया है, मैंने अच्छा। आईएलटीएस भी क्लियर किया है, बट ऑन द स्पॉट जब ये क्लियर हुए, साथ के साथ मेरा ये गवर्नमेंट एग्जाम का क्लियर हो गया। तो घर वालों ने तो मना कर दिया? घर वालों में भी पापा का ये कहना था कि हमें रोटी खानी है, नोट नहीं खाने हैं। तो इससे अच्छा अपने घर पे बैठ के यहीं रहे, हम सहलेंगे कि 4 घंटे दूर है। मेरे साथ भी यही था कि मैंने खुद ये सोचा था शादी के बाद कि मैं बाहर चली जाती हूँ, बट जब मेरा डीएसएसबी का एग्जाम था
रिजल्ट नहीं आया था एग्जाम देने के बाद, मैं हस्बैंड को बोलती हूँ, मैं कहा यार एक काम करती हूँ, मैं कनाडा के लिए और न्यूजीलैंड के लिए ट्राई करती हूँ। मैं कहा यहाँ मैं जिस गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी थी पहले उसमें सेटिस्फाइड नहीं थी। मैं कहा नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बाहर चलते हैं। तो कहते हैं तू वेट कर ले, अगर ये पार हो गया तो ठीक है, नहीं तो तू पार है यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, बट हो जाता है तो बहुत सही है। हाँ। आप दो ऑप्शन तो ये बिल्कुल खरे हैं आपके पास कि फॉरेन भी जा सकते हो और इंडिया में भी नर्सिंग अब ऑफिसर बात फॉरेन की आई गई है तो ये भी बता दो, फॉरेन नर्सिंग जो कर रहे हैं, फॉरेन में जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं ऑलरेडी, उनका जो लेवल है और हमारा जो इंडियन नर्सिंग ऑफिसर्स का है, पेशेंट के व्यू से वो क्या है? देखो पेशेंट के व्यू पे वहाँ पे काम कम है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया की जो नर्सिंग Population। ऑफिसर्स हैं उन पे लोड बहुत रहता है, हम्म, और वो जिस मुकाम पे पहुंचे हैं वो जितना पढ़ के आए हैं, मतलब उन्हें एग्जाम तो क्लियर करना ही पड़ा है। फॉरेन वाले में आपका एस्पेक्ट ही चेंज हो जाता है कि आपको बस लैंग्वेज का टेस्ट देना है और आपको उस बेसिस पे वो बाहर ले लेते हैं। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है जैसे फॉरेन में नर्सिंग ऑफिसर्स को बहुत रिस्पेक्टफुली तरीके से देखा जाता है हाँ। कि दैट मतलब वो मेडिकल फील्ड में या मेडिकेयर में है तो दैट ही वहाँ शी पे हैड ये जो डन टैग समथिंग। है रजिस्टर्ड नर्स का, आरएन वो आरएन इतना रिस्पेक्टफुल है, मतलब जितना मेडिकल का जो डॉक्टर है जितना। सेम हमारा इंडिया में भी हम बिना आरएन के कुछ नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल हमारे लिए वो उस नजर से नहीं देखा जाता नहीं कि नहीं, ये एक आरएन है। हमें अगर हम आरएन बोल भी लेंगे उससे भी कोई उनको फर्क नहीं पड़ना है लोगों को, वो यही कंसिडर करेंगे नर्स है। हम्म। वो स्टिग्मा चेंज होने में मुझे नहीं पता कितने साल लगेंगे। जनरेशन लगेगी, साल नहीं लगेगी। बिल्कुल सही। और स्टिग्मा पे बात आई तो एक ब्रदर जी और सिस्टर जी का स्टिग्मा बहुत है अपने ये प्रोफेशन तो में। पता नहीं कब हटेगा। ये तो कुछ तो हमारी कमियां रहती हैं कि हम, जैसे मैं आपसे मिला, मैं आपको दीदी भी बोल सकता हूँ, नहीं मैं बोल But सकता हाँ हूँ आपको बिल्कुल, दीदी, बट वो जो दीदी वाला टर्म आप यूज करते चले जाओगे ना तो वो आप मैम परमानेंट सर रह पे जाएगा। नहीं आ हाँ, पाओगे। ये चीज मैंने अपने पॉडकास्ट में भी बोली थी कि वी शुड ट्राई फ्रॉम आवरसेल्फ, बिल्कुल। कि जब तक हम अपने कलीग्स को या अपने सीनियर्स को मैम और सर नहीं बोलेंगे तब तक कोई हमें क्यों बोलेगा। हाँ, ये दीदी भैया ये बोलना बंद तो कर जो दिए। प्रेजेंट कॉलेज वाले हैं ना एटलीस्ट हाँ। वो तो शुरू कर दो तुम लोग। मतलब तुम्हारी जनरेशन ऐसी है कि जो स्टार्ट कर सकती है कि अपने सीनियर्स को बोलो, जिसको भी बोलना है मैम और सर करके अपॉइंट करो कि जो भी है। हमारा जो जहाँ पे मैं अभी पोस्टेड हूँ वहाँ पे हमारे जूनियर्स हमें बॉस कह के बुलाते हैं, और हमारे बॉस तो एक हाँ वो नॉर्मल हो वर्ड गया, आ गया। जैसे जेआर्स अपने सीनियर को बॉस कह के बुलाते हैं, हमारों ने भी ऐसे शुरू किया है, सर और मैम कह के ही बुला रहे हैं जो अब वाले जूनियर हैं। हाँ। वो मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा वो। तुम्हारे अब वाले मैं तो खुद बोलती हूँ, हम्म। मतलब हम इतने ज्वाइनिंग पुरानी होने के बाद भी अराउंड कुछ टाइम में हम 8-9 इयर्स हो गए हैं। कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हाँ चल दीदी बुला रहा है, भाई जैसा है। वो मत चीज करो, वो चीज ना प्रोफेशनलिज्म अगर आपको हाँ। बनानी है, खुद को ब्रदर जी रिश्तेदारी नहीं मत बुलवाना बनाओ, तो रिश्तेदारी मत निकालो ड्यूटियों पे। ये चीज तो है कि और भैया ही कह दिया तो रिश्तेदारी होगी, वो फिर बात ही कहेंगे भरवा बांधू राखी। बात भी भरवा लेंगे। हाँ इससे भरवाऊंगी मैं। कोई नहीं, वो तो ये तो हमारी प्रथा है। बिल्कुल। ये तो जी बनता है। ये तो बनता है। तो इसलिए अब एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ आपके जो इतने आए हैं उस पॉइंट्स के व्यू से, कि आप लोगों जब नौकरी करते हो और नौकरी से घर जाते हो तो आप लोगों के मन में कुछ तो आता होगा कि करूँ ना करूँ, कभी कभी होता होगा ऐसा कि छोड़। देखो सबसे बड़ा जो डाउट रहता है घर जाते टाइम वो तो यूं ही रहता है, उस पेशेंट का वो दे दिया था, उसका वो रह तो नहीं गया। ये तो ये तो जरूर रहता है। नाइट ड्यूटी के बाद सोने के बाद 1 घंटा हो गया सोने के, उसके बाद भी एकदम से याद आता है यार उसका ओवर में वो रह गया था, उठ पहले मॉर्निंग कि स्टाफ को कॉल कर। उसको बता दूं इंजेक्शन रह रखा है, मतलब ये डाउट तो रहता ही है जाते ये तो जाते। हमेशा रहता है, मतलब पूरा ड्यूटी शिफ्ट जो अपनी 6 आवर्स की 12 आवर्स की थी वो बैक थ्रू हो जाती है। हर एक पेशेंट का सब कुछ किया था ना, सारे नोट्स डाले थे ना। बिल्कुल। कभी मतलब कभी नींद में ऐसा भी होता है कि आप बोल रहे होते हो, आपके घर वालों ने बताया हो कि इंजेक्शन लगा दे उसको, ये लगा दे, कभी किसी के साथ हुआ है ऐसा? अभी तो नहीं हुआ। नींद ही इतनी अच्छी आती है कि पता ही नहीं लगता। आईसीयू में काम करते करते तो कानों में वेंटिलेटर की आवाज ही गूंजती है सोते सोते। सेम कैजुअलिटी का हाल है भैया, सारे मॉनिटर बजेंगे। एक क्वेश्चन मैम आपसे है हाँ। कि अब मैं तो डीएसएसबी में जा रहा हूँ, मेरे अंदर एक्साइटमेंट है कि पूरी सैलरी पूछ लूं कितनी रहेगी। हाँ, ये तो मैं भी पूछना चाह रहा था कि आपकी सैलरी कितनी है और इनकी सैलरी कितनी है, इसमें डिफरेंस कितना है? देखो ईयर्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मैं कहूंगी अभी प्रेजेंटली आपकी एट ज्वाइनिंग अराउंड 80 के आसपास आएगी इन हैंड। इन हैंड इन हैंड
80 के आसपास, 78 80 के आसपास इन हैंड ये आएगी। डिडक्शंस के बाद है? हाँ। मतलब एनपीएस और सब कुछ आपका एनपीएस और मेडिकल का और सीएसएस जो भी कटता है सारे डिडक्शंस के बाद है, मतलब 78 80 के आसपास आएगी। ओके, ठीक है, मेरे टाइम पे 72 आई थी, मतलब 2020 वाली। बस थोड़े ही टाइम का वो है, फिर तो लाख पार हो ही जाएगी ग्रेड बिल्कुल पे हो 8 जाएगी। मेरी हो चुकी है टचवुड। लेकिन हाँ ये है, इस बार हमारे में टाइम लगा। मैं कहूंगी डीए भी 2% दिया गवर्नमेंट ने। नहीं वो तो देखो सबको इक्वली मिला है। नहीं वो तभी कहूंगी अब वेट कर रहे हैं हम लेवल 8 का, हाँ लेवल 8 का वेट बहुत लोगों को है इसका तो। सीपीसी लेवल लेवल 8 8। के बाद नर्सिंग ऑफिसर लाख पार ही हैं सभी, तो लाख? तैयारी शुरू कर दो। नहीं 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 नहीं, लाख क्या एक्सपेक्टेशंस है? लाख पार तो अभी है। लाख पार तो हो जाओगे। नए वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं। ये एक्सपेक्टेशंस इतनी लो नहीं, लेके नहीं, बैठे हो। इससे ज्यादा होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग 1.7। 1.70 1.70। हाँ मेरे अंदाजे नहीं, से नहीं, नहीं। 1.70 नहीं, जो आपकी प्रेजेंट है इनटू 1.7। ओके, मेरी जो प्रेजेंट है ना, मतलब मेरे को जितना जितना पता अभी है, आपकी कितनी आ रही है? मेरी इन हैंड 75 के आसपास आ रही है। तो मतलब आपके इतने साल के बाद, लेकिन आई है दिल्ली में बढ़ेगी तो जल्दी हाँ, बढ़ेगी। वो 75 भी यूं 78 है कि के आसपास अगर लगा लो। 10,000 रुपए एचआरए मेरे हाथ में आए, वहां पे मेरा 4.4 कुछ कट जाता है, तो ओके। 10,000 आए तो वो 85 इन हैंड वाला काम हो जाता है यहाँ पे। बट जो अभी बता रहे हैं मेरे सीनियर्स, वो बता रहे हैं कि आपकी 1.56 ऐसा कुछ हो जाएगी। हाँ, तो वही तो मैंने बोला, हाँ, 1.56 वही तो हो गया ना। टैक्स हाँ। लैब में आओगे आप दोनों। अभी भी है। नहीं नहीं, मैंने आपकी एक अभी रील और मैं देखी नहीं थी। आऊंगा। मैंने आपकी एक रील और देखी थी, आपने पैसे निकाले रखे वो निर्मला जी के लिए। रमन जी के लिए, वो टैक्स और फिर बनता आखिरी है। में चेन भी निकाल के रख दी, और फिर भाई ने लैपटॉप घुमा के भी दिखाया कि हाँ किनको दिया इन्होंने, और लोगों को लग रहा है कि वो गर्लफ्रेंड को दिया इन्होंने। नहीं वो सबकी पूरे देश की गर्लफ्रेंड हाँ। एक्चुअली। नहीं, वो तो उन्होंने ऐसा कर दिया था, बट अभी जो रियायत आई उसके हाँ, बाद मैं 12 खुद लाख ये कह रहा हाँ। था कि वो शायद लैपटॉप वाली वीडियो पहुंच गई। शायद उन्होंने देख भी लियो, हो सकता है कोई बड़ी बात टैग नहीं भी है। किया हुआ है एक्चुअली मैंने Okay. फाइनेंस को। अच्छा एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, जैसे यूपी में आपके गवर्नमेंट जॉब है आपकी, तो वहाँ जो मेडिकल सर्विसेज आपको मिलती है वो और दिल्ली की मेडिकल सर्विसेज में क्या डिफरेंस है? मैं इसको ड्रीम जॉब कहता ही इसीलिए हूँ कि हमें दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज का पैनल मिल रहा है। वहाँ वहाँ पे हमारा कोई पैनल नहीं है, मतलब हॉस्पिटल ही हमारा पैनल है कि ओके, आपको जो भी कुछ लाइक करवाना हो, एम्स। हाँ एक सर्विस बुक रहेगी आपकी, आप उसी में ट्रीटमेंट ले लो, ये है। बट मैं कहता हूँ वहाँ पे जब ट्रीटमेंट ही नहीं है, दवाइयाँ ही पूरी नहीं है, तो मैं वहाँ ट्रीटमेंट तो वो आपको मतलब एलपी करके नहीं देंगे? मतलब मैं कोई- कहीं पे और ट्रीटमेंट लूँ? नहीं 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 नहीं, आप उसी हॉस्पिटल में मान लो एडमिट हो, किसी कारण से आपकी फैमिली मेंबर कोई एडमिट है, तो क्या वो आपकी मेडिसिन को एलपी करवाएंगे कि लोकल नहीं, परचेज से? मेडिसिन सारी फ्री रहेंगी वहाँ पे, मेडिसिन फ्री है। कोई मेडिसिन एनए है हम्म, और आप उसको एलपी करवा रहे हो, Okay. लोकल परचेज करवा रहे हो, हाँ, तो आप वो गवर्नमेंट लोकल परचेज करवा के देगी वो स्टाफ हमें को? रिफंड करेगी उस चीज का। करेगी ना? हाँ तो वही मैं पूछना वो चाहती तो हूँ। करेगी रिफंड। मतलब ये कहीं ना कहीं एम्स वाला सिस्टम है, एम्स में भी सेम है कि आप सिर्फ एम्स में दिखा सकते हो, एम्स के बाहर आप कहीं नहीं दिखा सकते। वो मैडम एम्स ही है, बस खेतों में एम्स। कि वो तो ऐसी एम्स में। कुछ- एक देश के बड़े लेवल का हॉस्पिटल हो गया, वो एक खेतों वाला हो गया, वो लो लेवल का हो गया। हाँ मतलब अवेलेबिलिटी सारी हाँ। चीजों की है, बट वही है, उनको फंक्शनिंग में लाना अभी टाइम लगेगा। कहीं ना कहीं वो रिसोर्सेज की कमी है। हाँ, अभी तो उसका नैक एक्रीडिएशन भी हुआ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, तो अभी नैक एक्रीडिएशन के लिए भी इंस्पेक्शन हुआ है। यही बड़ी चीज है। हाँ, तो काफी अच्छा लगा इनसे बात करके, हमें भी, और इनसे भी अच्छा लगा। मतलब और- हम दोनों इंटरव्यू लेने वाले थे इनका, इसने मेरा ही ले लिया साथ में। और मेरे को एक चीज अच्छी लगती है, पता है क्या, इन दोनों ने एक चीज ऐसी बताई कि जो डिपार्टमेंट्स में कमी भी है वो भी बताई, जो अच्छाई चीज है वो भी बताई, और जो आप लोगों को अपने जीवन में, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप बनना चाह रहे हैं या आप अपने बच्चे को बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी इन्होंने काफ़ी अच्छे सजेशन दिए हैं। और लाख तो सैलरी आएगी भाई, ध्यान रखना ये बात, अगर बनते हो तो। इस चीज पे एक बार पूछना चाहूंगी, कभी ये फील हुआ कि मैं एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम कर रहा हूँ सिर्फ पैसे के लिए? नहीं मैम, कभी नहीं? ये फील नहीं हुआ। Patient रील care के जरूर लिए? बनाइए इस चीज पे भी, तभी मैंने पूछा, कि पैसे के लिए ही काम करता हूँ, बट जिसमें जिस चीज की मैं- कमी हो। मैं अपना वो चीज छोड़ चुका हूँ जो लालच है पैसे। मैं दुआओं के लिए काम करता हूँ, क्योंकि वे दुआएं मेरे परिवार को भी खुशहाल रख रही है, मतलब सबकी हेल्थ ठीक रह रही है। बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पैसा आता है।
तभी इसने मेरे से पूछा यहाँ सैलरी कितनी होने वाली है। तो वो तो पूछना देखो पड़ेगा। जी, आज के समय में है ना, पहले कहते थे 5 तत्वों पे अब सृष्टि छठा चलती तत्व है, छठा तत्व पैसा पैसा है। है, पैसा, और पैसे के बगैर पांचों तत्व नहीं चलते अब। बिल्कुल। चलो थैंक यू फॉर दिस पोस्टकार्ड। ठीक है you. नितिन, मेरे ख्याल से आपको भी अच्छा लगा होगा कि बिल्कुल, हमारे बहुत साथ अच्छा लगा यहाँ पे आके। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। मैं पहली बार आ रहा था एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, मैं कैमरे के आगे बोल रहा हूँ। मतलब मैं खुद कंटेंट क्रिएशन के लिए सोच रहा हूँ कि कंटेंट क्रिएशन पे कैसे जाया जाए, और मैं पहली बार इतना बोल रहा हूँ कैमरे के आगे, मुझे खुद इतनी खुशी हो रही है। ठीक है, नहीं, मैं चाहूंगी फिर से कि आपके साथ एक और कोलैब करूं, बिल्कुल कि मैम। कभी ना कभी एक और और पॉडकास्ट रखें। योगिता मैम ने मेरे को ढूंढा, जैसे तलाश करते हैं किसी बंदे की, वो मिल भी गया इनको, और मेरे को ऐसा लगा नहीं कि ये कोई मेरे अपने नहीं है, नर्सिंग ऑफिसर हैं। और नर्सिंग ऑफिसर बाय ब्लड ना हो, बट हम इस देश बाय के लिए ओरा हो जाते हैं हम बिल्कुल, लोग। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।